देश में कोरोना के आंकड़े भले ही कुछ कम होते नजर आ रहे हों, लेकिन शहरों के बाद अब गांवों में वायरस ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी है और आलम यह हो चुका है कि देश के सैकड़ों गांवों से अलर्ट करने वाली तस्वीरें अब सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के गांव में अब कोरोना लगातार कहर बरपाता नजर आता है। मुसीबत इस बात की भी है कि एक तो गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही अधर में लटकी दिखाई देती है, उस पर जागरूकता का अभाव लोगों की जान लेने पर आमादा है। चलिए आपको दिखाते हैं कोरोना काल में गांव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो 17 लोग मर चुके हैं 19 अप्रैल से लेकर आज तक। न कोई टेस्टिंग है, न कोई अधिकारी है, न कोई स्वास्थ्य कर्मी गांव में आया अभी तक। एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। टीके नहीं लगे आप लोगों को? क्या कारण है? यहाँ टीका केंद्र नहीं है कोई? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। गांवों को शहरी सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन शहर के रास्तों से गांव की पगडंडियों तक पहुंची महामारी ने उस रीढ़ को भी तोड़ने की ठान ली। अभी तक जिस कोरोना की वजह से शहरों में हाहाकार मचा हुआ है, अब वैसा ही हाहाकार, वैसा ही मातम गांवों की चार दीवारी को चीरकर बाहर आने लगा है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही रॉकेट साइंस की तरह है और अब महामारी का दानव बची हुई व्यवस्थाओं को भी लीलने को आमादा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के गांव में दबे पांव दाखिल हुआ कोरोना चुनौतियों की नई लहर लेकर सामने आ गया है। ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर के सैनी गांव की तस्वीरें हैं। बीते कुछ दिनों के भीतर इस गांव ने कोरोना की ऐसी दहशत देखी है कि हर चेहरे पर उस दहशत का असर साफ नजर आता है। गांव वालों का दावा है कि अब तक 17 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी महामारी की चपेट में हैं। गांव देहात में भी कोरोना घुस चुका है और इस कदर घुस गया है कि लोगों की मौत हो रही है और सुविधाओं के नाम पर लोगों के पास कुछ नहीं है। सैनी गांव के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है आपके गांव में? मैडम, स्थिति गांव की बहुत खराब है। सैनी गांव में कोरोना पूरी तरह घुस चुका है, न कोई टेस्टिंग है और 17 लोग मर चुके हैं 19 अप्रैल से लेकर आज तक। इनकी डेथ हो चुकी है, एक आज भी हुई है। न कोई टेस्टिंग है, न कोई अधिकारी है, न कोई स्वास्थ्य कर्मी गाँव में आया अभी तक। यहाँ मुसीबतों की कोई थाह नहीं। जिधर नजर डालेंगे वहाँ भारी असुविधाएं हैं। न मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं, न टीका लगाने की किसी पर जिम्मेदारी है, न गांव में कोई टेस्टिंग सेंटर है। सबसे नजदीक का टेस्टिंग सेंटर भी 15 किलोमीटर दूर है। झोला छाप डॉक्टर ही यहाँ लोगों को ग्लूकोज चढ़ाते हैं। गांव के हालात बिगड़े तो प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का जिम्मा उठाया, लेकिन ये सुविधा भी महज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलती है। क्या प्रशासन ने कोई आप लोगों के लिए सिलेंडर के लिए या इलाज के लिए कोई व्यवस्था की है? हाँ, अभी 2 दिन से जो ना ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के 2-3 कर्मचारी आए थे, एक सिलेंडर भी लाए थे। कुछ देर यहाँ बैठे रहे और ये 10 से 5 आते हैं। 10 से 5 आते हैं और हाँ। रात को अगर किसी को कोई सुविधा, कोई किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 दिन से प्रशासन के लोग आ रहे हैं, एक सिलेंडर लेकर आते हैं। यही वो जगह है जहां पर वो बैठते हैं, पर आप देख रहे हैं कि पीछे पूरा खाली है। उसका भी एक टाइम फिक्स किया गया है कि 10 से 5 बजे ही जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर, और किसी को जरूरत होती है जब वो अस्पताल से लिखवा के लाए तो उसको ये सिलेंडर दिया जाता है। सैनी गांव की चुनौतियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। गांव में इकलौता टीकाकरण केंद्र सालों से बंद है। गटर के पानी ने सालों से बंद सरकारी सेंटर पर कब्जा कर रखा है। टेस्टिंग हो रही है आपके यहाँ? नहीं हो रही मैम। टेस्टिंग कहाँ होती है? ग्रेटर नोएडा होती है मैम। यहाँ आपको मतलब अगर किसी को यहाँ टेस्ट कराना हो, सिम्टम हो, तो कहाँ कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर है। टीके लग रहे हैं आप लोग के गाँव में? नहीं, कुछ कोई टीका भी का नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं। क्यों टीके का केंद्र नहीं है यहाँ? नहीं है, यहाँ काफी दूर है। अच्छा, तो यहाँ अभी किसी को टीके नहीं लगे? किसी को टीके नहीं लगे।
तो जहां माना जा रहा है कि कोरोना से सबसे बड़ा बचाव टीका है, टीके भी इस गांव में नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने गांव को कुछ नहीं दिया। यहाँ राजेश पायलट के नाम पर 100 बेड का अस्पताल भी कभी बनाया गया था, लेकिन आज यह अस्पताल अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। उम्र से पहले जर्जर हो चुके अस्पताल को कोरोना केयर सेंटर बनाया जा सकता था। आसपास के 10 गांव के लोगों को इससे राहत मिल सकती थी, लेकिन ये भी न तो अस्पताल को नसीब था और न ही सैनी गांव के लोगों को। जो गांव के लोग हैं वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं और ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। यहाँ भी किसी तरीके से उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। ये एक्सरे मशीन का रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेड्स लगे हैं, पीछे स्ट्रेचर्स नजर आ रहे हैं। इस तरीके का पूरा ये अस्पताल यहाँ पर है जिसकी संख्या 100 बेड की, मतलब इसके लिए जब ये अस्पताल तैयार किया गया था तो 100 बेड की संख्या यहाँ आ पाए, ये तैयारी की गई थी। गौतम बुद्ध नगर के एक और गांव की कहानी देखिए। इस गांव का नाम है लखनौली। 1983 में इस गांव में अस्पताल के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन वादों और दावों की लहर के बीच अब तक अस्पताल इस गांव के हिस्से नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर है कि कुव्यवस्थाओं के कचरे का ढेर इस गांव के लोगों को जरूर नसीब हुआ है। हमें गांव वाले लेकर आए हैं इस जगह जिनका कहना है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल की जमीन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ना अस्पताल की कोई बिल्डिंग नजर आ रही है, ना कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। नजर आ रहे हैं तो कुछ जानवर, गोबर, घास और कूड़ा। तो ये स्थितियां गांव की है। क्या गांव के लिए ये कब जमीन आप लोगों को आवंटित की गई थी? 1984 में। और अब तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने इसके लिए लिखा? कितनी बार गए, एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल कह दी हाँ करेंगे करेंगे, बस इतना कह दें, कुछ नहीं हुआ अब तक। मुसीबतों के पहाड़ के बीच गांव तक कोरोना का पहुंचना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। यहाँ भी न तो कोई टेस्टिंग सेंटर है, न दूर दूर तक कोई डिस्पेंसरी और न ही वैक्सीनेशन सेंटर। अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि महामारी के इस दौर में गांव किस संकट से गुजर रहा है। कोरोना के केसेस आए होंगे, कहाँ जाते हैं लोग? नोएडा सेक्टर 31 में 30 में बना रखी है हॉस्पिटल, वहाँ जाना पड़ता है, नहीं जा पाते हर लोग। 30 किलोमीटर दूरी पे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दूरी पे जिला चिकित्सालय। अच्छा, जिला चिकित्सालय यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑक्सीजन वगैरह की जो बेसिक चीजें हैं उसकी भी कमी रहती है? वो कमी रही है बहुत ज्यादा। कई लोग मर चुके हैं ऑक्सीजन कमी से, कई लोग हमारे यहाँ मर चुके हैं। किलोमीटर 500-600 रुपए का आता है, मैं उसे 7,000 रुपए खरीद के लेके आया हूँ खुद। 7,000 रुपए का खरीद के लेके। मुझे ये बताइए, आपके यहाँ पर टेस्टिंग की क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं। गौतम बुद्ध नगर से करीब 90 किलोमीटर दूर ये बागपत का ढीकोली गांव है। यहाँ भी कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे चुका है। 15,000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव में लोगों का दावा है कि गांव में अब तक 3 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर गांव अब तक हाशिए पर है। न गांव में लोगों की टेस्टिंग हो रही है, न किसी जिम्मेदार अधिकारी की गांव में तैनाती की गई है। उस पर खंडहर में तब्दील अस्पताल इनकी दुश्वारियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ये बागपत का ढिकोली गांव है जहां की 15,000 से ज्यादा की आबादी है। गांव वालों का कहना है कि 3 से ज्यादा मौत अभी तक जो है गांव में कोरोना से बुखार से हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है गांव में बुखार से पीड़ित हैं। यहाँ गांव में टेस्टिंग नहीं हो पा रही है चूंकि 15,000 की आबादी है। पूरे गांव पर एक CHC PHC भी नहीं है। यहाँ जो अस्पताल बना था पिछले 50 सालों से खंडर पड़ा हुआ है। गाँव वालों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह यूपी के सहारनपुर जिले में भी गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जिले में एक नहीं कई गांव ऐसे हैं जहां कोरोना की वजह से होने वाली मौत का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा। दावा किया जा रहा है कि जिले के कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां से रोजाना 6 से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांवों के लिए अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। हैरानी इस बात की है कि कोरोना काल में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी दवाएं भी गांव तक नहीं पहुंची। काफी मौतें हो गई। कितनी मौतें हो गई होंगी लगभग? देखो जी, अगर एक हफ्ते की बात कर लें हम जी 40-45 से हो गई होंगी। 40-45 हो गई होंगी। तो मदद मिल पा रही है स्वास्थ्य विभाग वगैरह से किस तरह की? कोई ऐसी खास मदद नहीं है जी। बिल्कुल बेकार स्थिति है जी। कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही किसी के लिए भी।
कुछ भी चीज़ नहीं है, किसी भी कोई मेडिसिन इस वक्त प्रोवाइड नहीं है। यहाँ तक कि ग्लूकोज की बोतल नहीं मिल रही है एक, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर। बुखार चढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है और सरकार बोल रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। गांव-गांव तक फैला वायरस का ये बारूद लगातार लोगों की जान लेने पर आमादा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पहले ही इन गांवों पर किसी अभिशाप से कम नहीं है। उस पर जागरूकता का अभाव भी लोगों की जिंदगी छीन रहा है। जाहिर है शहरों से होकर गांव तक पहुंची कोरोना की ये चुनौती सरकार और सिस्टम के लिए एक नया सिरदर्द है। ये एक बड़ी वजह है कि गांवों के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भी सरकार ने युद्ध स्तर पर अपनी कोशिशों को शुरू कर दिया है। ये बहुत जरूरी है कि गांव-गांव तक जागरूकता अभियान युद्ध स्तर पर अब चलाया जाए, क्योंकि बस अब यही एक तरीका बाकी रह गया है जिसके जरिए लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। खास बात यह है कि जिन गांवों में ऐसे दुखद हालात से सबक लिया है और समझदारी दिखाते हुए एहतियाती कदम जिन गांवों ने उठाए, उन गांवों में कोरोना ना तो अपने पैर पसार सका है और ना ही कोरोना की वजह से उन गांवों में लोगों की मौत हुई है। समय रहते सबक लेने वाले मध्य प्रदेश और हरियाणा के गांव की कहानी देखिए और समझिए कि आखिर कैसे कोरोना की रफ्तार पर ना सिर्फ ब्रेक लगाया जा सकता है। कर दिया है कोरोना जैसी महामारी का गांव तक पहुंचना एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि गांवों में पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उस पर जानलेवा महामारी को लोग कई बार सामान्य फ्लू मानकर मनमर्जी की दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि गांव में कोरोना की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ गांव की तरह अगर सावधानी और सुरक्षा को बरता जाए तो कोरोना पर कैसे लगाम कसी जा सकती है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हौसला हो तो मुश्किलें हार जाती हैं, हौसला हो तो चुनौतियां चित हो जाती हैं, हौसला हो तो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को भी रोका जा सकता है। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम जिले के वजीरपुर गांव की हैं। 4000 की आबादी वाले इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव में अब तक कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की पहली लहर से ही सीख लेते हुए इस गांव ने जागरूकता और सुरक्षा की वो मशाल जलाई कि उसके नतीजे अब गांव में साफ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अगर टीकाकरण है तो सावधानी और सतर्कता सबसे कारगर उपाय हरियाणा के वजीरपुर गांव में है, जहां पहली लहर के दौरान ली गई सावधानी ने गांव वालों की मदद दूसरी लहर में कोरोना से निपटने में। हालांकि 4000 की आबादी वाले इस गांव में 4 से 7 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण जरूर हैं, लेकिन ना तो किसी की हालत गंभीर है और ना ही कोरोना यहां अपने पांव पसार सका है। लास्ट ईयर 2020 के अंदर कोरोना आया था तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। हम इतने अवेयर थे कि हमने 20 मार्च को ही गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया और जिसका आज परिणाम है कि आज मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। तो आज की तारीख में आपके गांव में कितने लोग संक्रमित हैं या लक्षण है उनमें? लक्षण जो तो 7 से 8 लोगों के आए थे जो माइल्डर नॉर्मल थे, जो ठीक हो चुके हैं। 1-2 केस हैं जो जुकाम और खांसी जुकाम की वजह से है, बाकी मेरे गांव में कोई केस नहीं है और मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा गांव के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। दरअसल कोरोना की पहली लहर के दौरान ही गांव वालों ने गांव के हर छोर पर बैरिकेडिंग कर दी थी ताकि बाहर से आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। ये बैरिकेडिंग अभी भी जारी है। पिछली दफा से लग रहा है जी बैरिकेड। यहाँ से जो भी कोई आता है बाहर का उसको चेक करके यहाँ से जब भीतर एंट्री होती है जी, सब्जी वाले आते हैं जी, टेम्पो वाले आते हैं, बिक्री वाले आते हैं घने, उनको चेक करके जब भीतर एंट्री होती है जी उनकी जी। तो और जैसे कोई अनजान लोग हुआ तो उनको कैसे आने जाने देते हैं, क्या बोल के जाते? अनजान आदमी को जल्दी से नहीं जाने देते जी, उसको चेक करके जब जाया जाएगा जो
वहाँ से सरपंच साहब आते हैं, वो चेक करवाएंगे जी उसको, जब भीतर जाने देंगे जी। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ किसी भी अनजान को आने जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई गांव आना भी चाहता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है। इतना ही नहीं, लोगों की जरूरत का सामान भी गांव के भीतर ही व्यवस्थित किया गया है। गांव के लोगों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। देखने को मिला कि पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में जो गांव के लोग जो समझदार है सारे, उन्होंने मिलकर एक सुझाव दिया गांव को भी, और सब लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। सब्जी वगैरह जो भी है हमारे गांव की तरफ से, सरपंच की तरफ से या गांव की तरफ से मिलके गांव के अंदर ही सब्जी उपलब्ध करा दी। लेकिन दूसरी लहर के दौरान ये किया था, ये तो पहली लहर के दौरान किया था। तो उससे क्या हुआ, अब दूसरी लहर में भी हमने सेम प्रोसीजर है हमारा, और हमारे गांव के लोग अवेयर है इस चीज के लिए। और सबसे खुशकिस्मती वाली बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा केस ऐसा नहीं है जो कि सेंसिटिव केस हो जिससे हमें हॉस्पिटल भागना पड़े। अगर मान लो 2-4 केस है भी तो माइल्ड केस हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। कोई तो वजह होगी, आप लोगों ने बैरिकेड भी लगाया है। बैरिकेड इसलिए लगाए हैं क्योंकि बाहर का आदमी कोई भी व्यक्ति है वो अंदर ना प्रवेश कर सके। अगर प्रवेश करे तो उसकी पहले जांच हो कि भाई कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है वो। इससे क्या है, हमारे गांव के जो लोग रहते हैं उनकी भी सुविधा होती है। हमें कोई भी बाहर का व्यक्ति आए, सब्जी बेचने वाले आ गया, कोई और वैसे आ गया, हमारे गांव के जो लोग हैं बाहर इतने जाते नहीं है क्योंकि सारी व्यवस्था गांव ने अंदर ही कर रखी है। इतना ही नहीं, कोरोना काल की तमाम गाइडलाइन का इस गांव में पालन किया जाता है। गांव के लोग न सिर्फ मास्क का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि हैंड सैनिटाइजर को भी इन लोगों ने अपनी रोजाना की जरूरत में शामिल कर लिया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन अभियान में भी यह गांव बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ये बताइए, टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, तो गांव में टीकाकरण की शुरुआत हुई है? टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और गांव जो है सब आदमी खुशी खुशी टीका लगवा रहे हैं। कोई आदमी इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना का गांव तक पहुंचना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है, लेकिन लापरवाहियों ने कोरोना को गांव तक पहुंचने का मौका दे दिया, जिसकी डराने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के एक गांव ने भी इस मामले में अलग ही मिसाल कायम की है। ये भोपाल का परवलिया गांव है। शहर से इस गांव की जड़ें भले ही महज 25 किलोमीटर दूरी पर हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अब एक भी कोरोना का नया मरीज नहीं है। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी गांव में रहती है और अगर कोरोना गांव की तरफ बढ़ा है तो ये खतरे का एक बड़ा संकेत है। और अगर इस कोरोना से बचना है तो कुछ सीखना है तो परवलिया गांव से सीखिए। कोरोना से बचने के लिए सरकार से ज्यादा इन गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। ऐसा नहीं है कि परवलिया गांव पर कोरोना का कहर नहीं टूटा। महज 2 महीने पहले की बात है जब इस ग्राम पंचायत में कोरोना के 27 मरीज हुआ करते थे, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि अब यहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा गांव वालों ने क्या किया कि कोरोना को दोबारा सिर उठाने का यहां मौका नहीं मिला। गांव की आबादी करीब 5500 है। गांव वालों ने जैसे ही कोरोना के खतरे को आते देखा, फौरन मिलकर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। अगर कोई शख्स कोरोना से पीड़ित हुआ तो उसने न सिर्फ खुद को आइसोलेट किया बल्कि कोरोना काल की तमाम गाइडलाइंस का पालन किया। कोरोना से ठीक होने के बाद जब मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इसके अलावा गांव के तमाम लोग न सिर्फ मास्क पहन रहे हैं बल्कि प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हम इस पंचायत भवन है जिससे गांव वालों ने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन बन गया, लेकिन बड़ी अजीब बात है, गांव वालों का इतना अच्छा मैनेजमेंट था, इतना अच्छा प्रबंधन था कि इस क्वारंटाइन सेंटर में एक भी कोरोना मरीज को लाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि गांव वाले के जो तमाम जो लोग थे वो अगर कुछ होता था तो खुद ही अपने घरों में अच्छे से क्वारंटाइन हो जाते थे। देखिए, पूरा यहाँ किट रखी हुई है, सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, मास्क रखे हैं, सैनिटाइज़र रखे हैं, ऑक्सीमीटर रखा है।
खास बात ये भी रही कि प्रशासन के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी दिन में 2 बार न सिर्फ गांव का राउंड लगाते हैं, बल्कि लोगों से कोरोना काल के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी करते हैं। पुलिस भी पूरी तरह से मदद करती है और पूरे समय शहर जो गांव है उसमें कम से कम 3-4 मरतबा इस तरह गाड़ी जाती है और इस तरह से जाकर लोगों को आगाह करते हैं, लोगों के बीच में ये आप अनाउंसमेंट करते हैं लगातार। तो इसका आपको लोगों से उतना जैसे कहते हैं रिस्पॉन्स मिलता है? जी बिल्कुल, यहाँ परवलिया में लोगों ने डिसिप्लिन का पालन किया है और कई दिनों तक तो गांव वालों ने खुद ही जनता कर्फ्यू का ऐलान करके और 4-5 दिन के लिए खुद ही बंद कर दिया था सब कुछ। हमको ज़्यादा कहना नहीं पड़ा लोगों को, यहाँ लोग जागरूक हैं और बात सुनते हैं और इसी कारण से यहाँ केस भी कम हैं और अब लगातार केस घट भी रहे हैं। यहाँ की जनता ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया। अभी तक तो सभी सुरक्षित हैं। कैसे रह पाए सुरक्षित आप लोग? हम लोगों ने क्या घर में रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है फॉलो की है चीज़ें और बाहर नहीं निकले हैं और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हमारे जो लोकल सरपंच की पंचायत से जो गाइडलाइंस हमें मिली है हमने उसका पालन किया है और बाकी जो भी प्रिकॉशंस इसमें बताए गए हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की है। इस वजह से हम लोग अभी तक सेफ हैं। हमने बोला अंदर रहिए, अंदर रहते हैं, बाहर ना निकलें, इमरजेंसी में ही निकलें, ऐसे ही निकलते हैं, बाकी कोई नहीं निकलता बाहर। चुनौतियां भले ही विकराल हों, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि अगर गांव-गांव तक जागरूकता की मशाल को सही से जलाया जाए तो महामारी की रफ्तार को न सिर्फ थामा जा सकेगा बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा मंत्र सुरक्षा और जागरूकता है। अगर इस हथियार का महामारी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर का संकट कम हो गया है? क्या तीसरी लहर के खिलाफ भारत की वैक्सीन बाहुबली टीका साबित होगी? क्या कोरोना के रूप बदले वेरिएंट हमारी वैक्सीन के सामने बेदम हो जाएंगे? इन तमाम सवालों से पैदा आशंका के बीच कोरोना पर देश को राहत देने वाली एक बड़ी खबर आई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बयान दिया है कि भारत में कोरोना का मौजूदा संकट और तीसरी लहर को काबू करने के में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। WHO के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट दूसरे देशों में पाए जाने वाले वेरिएंट की तुलना में कहीं ज्यादा घातक है, लेकिन भारत में जो वैक्सीन लग रही है उसके सामने कोरोना का हर वेरिएंट धराशायी होगा। लेकिन आखिर कैसे? देखिए न्यूज़ 18 की यह खास रिपोर्ट, वायरस विनाशक वैक्सीन। भारतीय कोरोना वेरिएंट से ज्यादा खतरा। वैक्सीनेशन से ही संभव कोरोना का काल। देश इस वक्त चुनौती भरे हालात से गुजर रहा है। अलग अलग राज्यों से कोरोना वायरस की वजह से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुसीबत से भरे इन हालात के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बड़ा दावा किया है। कोरोना के भारतीय वेरिएंट पर चिंता जाहिर करते हुए सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारतीय डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के इस दौर से बाहर आने के लिए भारत को अपने वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करना होगा। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि भारतीय वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है। WHO भारत में मामलों और मौत की संख्या के बारे में फिक्रमंद है। विश्व स्तर पर कोरोना मामलों और मौतों की स्थिति स्थिर है, लेकिन दक्षिण एशिया में नहीं है। कुल मिलाकर संख्या ये बताती है कि क्या हो रहा है। राज्य स्थानीय स्तर के आंकड़ों में गहराई तक जाने की जरूरत है। WHO की फिक्र को समझने के लिए हमें इस डबल म्यूटेंट की कहानी को भी समझना होगा। दरअसल इस वेरिएंट को B1612 नाम दिया गया है। भारत में इस वेरिएंट का पहला केस पिछले साल अक्टूबर में देखने को मिला था, जिसके बाद लोगों की लापरवाही की वजह से इस वेरिएंट को पांव पसारने का मौका मिल गया। इस वेरिएंट ने इतनी तेजी के साथ भारत की बड़ी आबादी को अपने शिकंजे में लिया कि रोजाना लाखों मरीज सामने आने लगे। दावा किया जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी के साथ म्यूटेट करता है
और यही इसके खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इस वायरस के भारतीय वेरिएंट को लेकर फिक्रमंद है। WHO में इमरजेंसी प्रोग्राम के टेक्निकल हेड ने भी इस वेरिएंट पर अपनी चिंता जाहिर की है। You're talking about the B1617 virus variant that was first identified in India. Indeed, this is one that has been classified as a variant of interest by WHO. Our EPI team and our lab team has been discussing with our virus evolution working group this variant, this B1617, and everything that we know about it in terms of transmissibility and any studies that are being done in India as well as in other countries where this virus variant is circulating. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना की जो भी वैक्सीन विकसित की जा रही है वो वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ भी न्यूनतम सुरक्षा जरूर देगी। ये वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी और कोशिकाओं की श्रृंखला से एक बड़ा इम्यून रिस्पांस तैयार करती है। इसलिए वायरस में कोई भी बदलाव या म्यूटेशन वैक्सीन को पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर सकता। WHO की माने तो नए स्ट्रेन पर प्रभावी क्षमता बढ़ाने के लिए इन वैक्सीन के कंपोजिशन में कुछ बदलाव कर इन्हें अपग्रेड करना पड़ सकता है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी नए स्ट्रेन का डेटा लेकर उसके व्यवहार की स्टडी कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी और वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका वैक्सीन की प्रभावी क्षमता पर क्या प्रभाव है। ये प्रभाव अलग अलग वैक्सीन पर अलग अलग हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि वायरस के म्यूटेशन से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि वायरस के संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन बनाई जाए और अपग्रेड की जाए। दूसरा तरीका है वैक्सीन एक से ज्यादा स्ट्रेन के लिए बनाई जाए और तीसरा तरीका है बदलाव के मुताबिक बूस्टर टीका अलग से दिया जाए। लेकिन इन तमाम बातों के बीच WHO के वैज्ञानिक यही सलाह दे रहे हैं कि वैक्सीन कोई भी हो उसे जल्द से जल्द भारतीय नागरिकों को लगाया जाए। I want to clarify what because I was quoted as saying that vaccines are not going to work against this variant. That is completely not true. What studies we have seen from across the world show that even if the variants are a little less susceptible to the antibodies, the overall effect of vaccination is to reduce severity of disease, reduce hospitalization, and prevent death. So I want to re-emphasize that all the available vaccines today in India and elsewhere prevent severe disease and death. Even if you get the infection, you're not going to end up in the ICU critically ill. So message is, take the vaccine, whichever vaccine is available to you, and if you're eligible for it and your turn is there, please take it. दरअसल वैक्सीनेशन अभियान में WHO क्यों तेजी लाने की बात कह रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारी वजहें हैं। वैक्सीनेशन कोरोना के प्रसार को रोकने में मददगार है। वैक्सीनेशन की वजह से मौत के आंकड़ों में कमी आती है। वैक्सीनेशन हर्ड इम्यूनिटी में मददगार साबित होता है। खास बात ये कि जिन देशों में वैक्सीनेशन का अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है, वहां अब कोरोना की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में आधी से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और अब वहां कोरोना के मामलों में बहुत कमी आ चुकी है। इजराइल में वैक्सीनेशन अभियान की वजह से अब लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में अब एक भी मौत दर्ज नहीं की जा रही है। रूस में भी कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। ठीक इसी तरह फ्रांस में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कोरोना के भारतीय वेरिएंट को लेकर भले ही WHO आगाह कर रहा है, लेकिन दूसरे देशों की ही तरह भारत में भी अब लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का असर साफ दिखने लगा है। जाहिर है दुनिया भर के अलावा भारत से भी इस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें वैक्सीनेशन की भूमिका का साफ पता चल रहा है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन अभियान को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन की ही बदौलत वायरस का विनाश किया जा सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग बदस्तूर जारी है। दोनों एक दूसरे के शहरों और इमारतों को निशाना बनाकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस जंग का सबसे ज्यादा खामियाजा फिलिस्तीन को ही उठाना पड़ रहा है। गाजा शहर में तो इजरायली सेना के हवाई हमलों के बाद अब चारों तरफ तबाही और बर्बादी के साथ साथ मौत का मंजर ही नजर आ रहा है। लेकिन बीतते वक्त के साथ इजराइल और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हमास के बीच छिड़ी ये जंग अब और ज्यादा दायरा बढ़ा सकती है। सुरक्षा जानकारों का मानना है
कि अगर दोनों देशों के बीच छिड़ी ये जंग जल्द नहीं थमी तो इस जंग में पश्चिम एशिया के दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन में जारी है जंग। एयर स्ट्राइक से दहला गाजा। हमास सुरक्षा कंपाउंड पर हवाई हमले। गाजा में अग्निवर्षा। ये दिल दहलाती तस्वीरें गाजा शहर की हैं। एक जोरदार धमाका, आग की लपटें और काले धुएं का गुबार। और दूसरा धमाका इतना जोरदार था कि चंद लम्हों में ही पूरी की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इमारत के जमींदोज होने के बाद अगर कुछ नजर आया तो वो था धुआं और सिर्फ धुआं। खबर के मुताबिक ये 12 मंजिला इमारत इजरायली वायुसेना के हमले में ढह गई और इस इमारत में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों और अखबारों के दफ्तर थे। और अच्छी बात ये कि जिस वक्त इस इमारत को इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया उससे पहले ही इस इमारत को खाली करा लिया गया था। इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग बदस्तूर जारी है। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक के निशान साफ देखे जा सकते हैं। गाजा शहर इजराइल के हवाई हमलों से गूंज रहा है। शहर में चारों तरफ तबाही और बर्बादी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। शहर में अगर कुछ दिख रहा है तो वो है इमारतों से उठता धुआं और जान बचाकर भागते लोग। इजराइल का कहना है कि वो हमास के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से उनके शहरों और नागरिकों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये इजराइल की एयर स्ट्राइक का एक मंजर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक इमारत के पीछे से धुआं उठ रहा है और उस धुएं के गुबार के बीच एक धमाके के साथ तेज रोशनी चमकती है। कुछ ही पल बाद एक और धमाके के साथ एक बार फिर रोशनी चमकती है और काले रंग का धुआं पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। खबर के मुताबिक ये हमास की आंतरिक मंत्रालय की इमारत है जिसे इजरायली वायुसेना के जेट्स ने निशाना बनाकर उस पर हवाई हमला किया था। ये 6 महीने का उमर मोहम्मद हदीदी है। उमर खुशकिस्मत है कि वो इजराइल के हवाई हमले में बच गया, लेकिन उसके भाई बहन और मां इस हमले में मारे गए। उमर को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। الطفل جاي عنا على المستشفى في منتصف الليلة الماضية نتيجة قصف لمنزل دار أبو حطب. طبعا الطفل اسمه عمر محمد الحديدي، عمره 6 شهور، وهو الناجي الوحيد يعني كان من عائلته وما فيش معه أي مرافق ولا أي حد. फिलिस्तीन का आरोप है कि शनिवार को इजराइल के एक हवाई हमले में उसके 10 नागरिक मारे गए। इसके अलावा फिलिस्तीन का कहना है कि सोमवार से जारी जंग में अब तक उसके 139 नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 39 बच्चे और 22 महिलाएं शामिल हैं। फिलिस्तीन के आरोपों को दरकिनार कर इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि हमास ने इस बार इजराइल पर हमला करके बड़ी गलती कर दी है और जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली सेना ने हमास की कमर तोड़ दी है। עשה שגיאה חמורה שהוא החליט לירות על מדינת ישראל, וצה"ל יצא להתקפה שבמהלכה אנחנו פועלים על בסיס תוכניות שהכנו מראש, ויש לפנינו עוד מספר שלבים שמוכנים. אנחנו תוקפים בעוצמה רבה שכוללת הישגים רבים שהובילו לפגיעה משמעותית מאוד במערך הייצור
של חמאס וגאפ באמצעי לחימה שייקח הרבה מאוד זמן. हमास के चरमपंथी भी इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर उन पर रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास अब तक उसके शहरों पर 2000 से ज्यादा रॉकेट हमले कर चुका है और उसके इन हमलों में उसके 8 नागरिक मारे जा चुके हैं। हालांकि उसके एयर डोम डिफेंस सिस्टम ने हमास के दागे ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके शहरों में हमास के हमले की वजह से काफी नुकसान हुआ है। הייתה אזעקה, קמתי, הצעקתי לכולם שיבואו לממ"ד, ואחרי שנייה שסגרתי את הדלת היה בום רציני ברמה שכל הבניין זז, פשוט כאילו אתה על מזרן מים, פשוט זז. בעלי אמר לי זה נפל פה, בוודאות זה נפל פה. הוא פתח את הדלת, הוא ראה את כל התריסים שבורים בחלונות וקצת רסיסים שנפלו. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग की वजह से गाजा में दहशत का आलम है। दुनिया के कई देश हमास और इजराइल से जंग रोक देने की अपील कर चुके हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे पर हमले करना नहीं छोड़ा है। संयुक्त राष्ट्र भी इजराइल और फिलिस्तीन से फौरन संघर्ष विराम की अपील कर चुका है। The Secretary General appeals to all parties to immediately cease the fighting in Gaza and Israel. The ongoing military escalation has caused great suffering and destruction. It has claimed scores of civilian lives, including, tragically, many children. The fighting has the potential to unleash an uncontainable security and humanitarian crisis and to further foster extremism, not only in the occupied Palestinian territory in Israel, but in the region as a whole. इजराइल ने जंग रोक देने की अपील को दरकिनार कर अब फिलिस्तीन पर हवाई हमले के साथ साथ जमीनी हमले करना भी शुरू कर दिया है। अभी तक इजरायली सेना ने गाजा में किसी ऑपरेशन को तो अंजाम नहीं दिया है, पर उसकी गतिविधियों को देखते हुए लगता है कि इजरायली सेना किसी भी वक्त गाजा में घुसकर किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकती है। और इस हकीकत से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि सीधी जंग की सूरत में हमास इजराइल के सामने कहीं भी नहीं ठहरता, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन से कहीं ज्यादा ताकतवर मुल्क है। इजराइल के पास एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है और दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए स्पेशल फोर्स है, जिनके बलबूते वो जब चाहे गाजा पट्टी को निशाना बना सकता है। दरअसल इस जंग की शुरुआत 10 मई से हुई थी। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच 10 मई को झड़प हुई थी। इस झड़प में दर्जनों फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। इसके अलावा पूर्वी यरूशलेम के शेख जराह से फिलिस्तीनी परिवारों को हटाने की इजराइल की योजना की वजह से भी फिलिस्तीनी गुस्से में थे। इसी के बाद हमास ने इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागे थे। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए नहीं लगता कि ये जंग जल्दी थमने वाली है, और सुरक्षा जानकारों का मानना है कि अगर ये जंग नहीं थमी तो वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता जाएगा और इस जंग में खाड़ी पश्चिम एशिया के कई और देश भी शामिल हो सकते हैं। यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी इस जंग की वजह से एक बड़ी जंग की शुरुआत भी हो सकती है।